चलो सीन सेट करते हैं। ये लॉस एंजल्स है, एक ऐसा शहर जो धूप, फिल्म स्टार्स और ऐसे ट्रैफिक के लिए मशहूर है जो आपको अपनी जिंदगी के सारे फैसले पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हाल ही में ड्रामा फिल्म सेट पर नहीं था, वो असली था, कच्चा था। और तब शुरू हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट या आईसीई के एजेंट्स ने पूरे शहर में हाई प्रोफाइल छापे मारने शुरू किए। ये चुपचाप सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने वाले ऑपरेशंस नहीं थे। हम बहुत दिखने वाले, बहुत जोरदार एक्शंस की बात कर रहे हैं जो वर्कप्लेस, कम्युनिटी हब्स और रिहायशी इलाकों में हुए, जिनका मकसद अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को हिरासत में लेना था। फेडरल सरकार की तरफ से ऑफिशियल लाइन ये थी कि ये सिर्फ देश के कानून को लागू करने के लिए था, अवैध इमिग्रेशन से निपटने के लिए एक रूटीन प्रक्रिया। लेकिन लॉस एंजल्स जैसे शहर में, जहां 10 में से एक आदमी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट है, रूटीन आखिरी शब्द होगा जो कोई इस्तेमाल करेगा। इन छापों ने उन कम्युनिटीज में डर की लहर दौड़ा दी जो शहर के ताने बाने में बुनी हुई है। अचानक कोने की दुकान तक का सफर या काम पर जाना चिंता से भर गया। परिवार टूटने के डर से सहमे हुए थे और निवासियों और किसी भी अथॉरिटी के बीच का भरोसा कैलिफोर्निया की धूप में पोखर से भी तेजी से सूखने लगा। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में फेडरल सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम बताया। एक ऐसा वादा जो उन्होंने अपने बेस से लगातार किया है। इन ऑपरेशंस का समय और पैमाना कई लोगों को एक साधारण प्रशासनिक काम के बजाय एक जानबूझकर किया गया राजनीतिक बयान लगा। लॉस एंजल्स और व्यापक कैलिफोर्निया राज्य ने लंबे समय से खुद को सैंक्चुअरी ज्यूरिसडिक्शन के रूप में स्थापित किया है। ऐसी जगह है जो अपने निवासियों की रक्षा के लिए फेडरल इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के साथ अपने सहयोग को सीमित करती है। आईसीई द्वारा इस हालिया कार्रवाई को इसलिए सिर्फ एक एनफोर्समेंट एक्शन के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि राज्य के अधिकार और उसके मूल्यों के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा गया। ये फेडरल सरकार का राज्य के क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाना था, जिसने एक जटिल मानवीय मुद्दे को अमेरिका के सबसे विविध शहरों में से एक की सड़कों पर खेले गए एक हाई स्टेक पावर स्ट्रगल में बदल दिया। शुरुआती नतीजा अराजकता और भ्रम था। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, रेस्तरां की रसोई में और ट्रैफिक स्टॉप के दौरान गिरफ्तारियों की खबरें आने लगी। लोकल न्यूज चैनलों ने बच्चों के अपने माता पिता के लिए रोते हुए दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाईं और कम्युनिटी लीडर्स ने कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए हाथ पैर मारे। ये एक कड़वी और अचानक याद दिलाना था कि अमेरिका में लाखों लोगों के लिए घर की अवधारणा नाजुक है और पल भर में टूट सकती है। सरकार ने कहा कि वो अमेरिका को सुरक्षित बना रही है। आलोचकों ने कहा कि वो उन्हीं लोगों को डरा रही है जो शहर को चलाए रखते हैं, फल तोड़ने से लेकर बर्तन धोने तक। और ये तो बस शुरुआत थी। शहर में शुरू में जो डर फैला था, वह जल्द ही गुस्से की एक ऊंची लहर में बदल गया। आप लॉस एंजल्स के आकार के एक हॉर्नेट के घोंसले को छेड़ेंगे तो डंक लगने की उम्मीद तो रखेंगे ही। छापों के कुछ घंटों के भीतर ही लोग सड़कों पर उतरने लगे। ये शांतिपूर्ण प्रार्थना सभाओं और संगठित मार्चों से शुरू हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारी कोई इंसान अवैध नहीं है और परिवार साथ होते हैं जैसे नारे वाले पोस्टर लिए हुए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया और गिरफ्तारियों की खबरें फैलती गईं, माहौल नाटकीय रूप से बिगड़ गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन गुस्से वाले विरोध प्रदर्शनों में बदल गए, जो कई लोगों के लिए अपने पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के खिलाफ क्रूर और अन्यायपूर्ण उत्पीड़न के खिलाफ एक कच्चा और अंदरूनी गुस्सा था। गुस्से का केंद्र डाउनटाउन लॉस एंजल्स था, खासकर मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर, जहां हिरासत में लिए गए कई लोगों को रखा गया था। यहां विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों और लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के बीच झड़पें हुईं, जो दंगा गियर में पहुंचे थे। आईसी लॉस एंजल्स से बाहर और शर्म करो किनारे कंक्रीट की घाटियों में गूंज रहे थे। कभी कभी पुलिस द्वारा फ्लैश बैंग्स की आवाज से बाधित होते थे। यह अब सिर्फ एक राजनीतिक असहमति नहीं थी, यह एक शारीरिक टकराव था। शहर की आत्मा के लिए एक लड़ाई ब्लॉक दर ब्लॉक लड़ी जा रही थी। स्थिति व्यापक नागरिक अशांति में बदल गई। कारों को आग लगाने, पुलिस वाहनों पर हमला करने और अमेरिकी झंडों को गुस्से में जलाने की खबरें सामने आईं। कुछ मामलों में प्रदर्शनकारियों को मैक्सिकन झंडे लहराते हुए देखा गया, एक प्रतीकात्मक इशारा जो राष्ट्रीय निष्ठा के बारे में कम और लक्षित समुदायों के साथ एकजुटता के बारे में अधिक था। अधिकारियों ने शहर भर में कर्फ्यू लगाकर और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करके जवाब दिया, लेकिन इससे अशांति कम नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे आप्रवासन, असमानता और राजनीतिक ध्रुवीकरण पर लंबे समय से सिमरिंग तनाव का एक प्रेशर कुकर आखिर फट गया था।
जिससे शहर के कुछ हिस्से खुले विद्रोह के अराजक दृश्यों में बदल गए थे। हालांकि यह सिर्फ माइंडलेस हिंसा नहीं थी। सड़कों पर मौजूद लोगों के लिए यह अपनी बात सुनाने की एक बेताब पुकार थी। उन्होंने इन छापों को कानून प्रवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि अपने समुदायों पर राज्य अनुमोदित हमले के रूप में देखा। जलती हुई कारें और टूटी हुई खिड़कियां एक टूटे हुए सामाजिक अनुबंध के प्रतीक थे। एक भावना की सिस्टम अब उनकी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनका शिकार करने के लिए था। वह शहर जो खुद को एक बहुसांस्कृतिक पिघलने वाले बर्तन के रूप में गर्व करता है, अब एक युद्ध का मैदान था, जिसमें कानून प्रवर्तन एक तरफ था और उसकी अपनी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरी तरफ था। हर कोई यह मानता था कि वे इतिहास के सही पक्ष के लिए लड़ रहे थे। ये समझने के लिए कि कैलिफोर्निया में इतना हिंसा क्यों भड़की, आपको थोड़ा पीछे देखना होगा। ये कोई नई लड़ाई नहीं है, ये बहुत बहुत पुरानी लड़ाई है। कैलिफोर्निया का इतिहास मेक्सिको से गहराई से और अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें लॉस एंजल्स भी शामिल है, 19वीं सदी के मध्य तक मेक्सिको का हिस्सा था। यह सिर्फ पब क्विज के लिए एक मजेदार बात नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेने वाली हकीकत है जो राज्य की संस्कृति, जनसांख्यिकी और राजनीति को आकार देती है। सीमा कई मायनों में लोगों को पार कर गई, न कि इसके उलट। तो जब संघीय एजेंट एक कठोर आधुनिक सीमा नीति को लागू करने आते हैं, तो ये साझा भूमि और संस्कृति के एक बहुत पुराने, अधिक तरल इतिहास से टकराती है। दशकों से कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था आप्रवासी श्रम से भी चलती रही है, जिसमें से अधिकांश मेक्सिको और मध्य अमेरिका से आते हैं। सेंट्रल वैली के कृषि क्षेत्रों से लेकर शहरों में बढ़ते टेक और सेवा उद्योगों तक आप्रवासी, चाहे वे दस्तावेजों वाले हों या बिना दस्तावेजों वाले, सिर्फ कार्यबल का हिस्सा नहीं है, वे इसकी रीढ़ हैं। इस आर्थिक वास्तविकता ने आप्रवासन के साथ एक जटिल और अक्सर विरोधाभासी संबंध बनाया है। राज्य इस श्रम पर निर्भर करता है, फिर भी श्रमिकों की कानूनी स्थिति एक स्थायी राजनीतिक फुटबॉल रही है, जिससे लोगों का एक स्थायी निम्न वर्ग बन गया है, जो आर्थिक रूप से आवश्यक हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर हैं। एक तनाव जो टूटना ही था। इस जटिल इतिहास ने कैलिफोर्निया को सैंक्चुअरी स्टेट आंदोलन का एक अग्रणी बना दिया। ये एक व्यावहारिक और राजनीतिक निर्णय था। व्यावहारिक इसलिए क्योंकि स्थानीय पुलिस को एहसास हुआ कि अगर आप्रवासी समुदाय उनसे डरते हैं, तो वे अपराधों की रिपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे हर कोई कम सुरक्षित हो जाएगा। राजनीतिक इसलिए क्योंकि ये एक गहरे डेमोक्रेटिक राज्य के लिए बढ़ती कठोर संघीय आप्रवासन नीतियों का विरोध करने का एक तरीका था, खासकर ट्रंप प्रशासन के दौरान। आईसी के साथ सहयोग को सीमित करने वाले कानून पारित करके कैलिफोर्निया ने एक रेखा खींच दी, ये घोषणा करते हुए कि समावेशिता और करुणा के उसके मूल्य वॉशिंगटन डीसी से प्रसारित होने वाले मूल्यों से अलग थे। ये इतिहास ही है कि हालिया आईसी छापे इतने सारे कैलिफोर्निया वासियों के लिए इतना गहरा उल्लंघन क्यों लगे। ये सिर्फ एक नीतिगत असहमति नहीं थी, इसे राज्य की पहचान पर एक हमला माना गया। इसने अपनी लातीनी आबादी की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को नजरअंदाज कर दिया और राज्य के जानबूझकर समाज बनाने के विकल्प को खारिज कर दिया, जो कम से कम कागज पर अपने सबसे कमजोर निवासियों की रक्षा करने की कोशिश करता है। संघीय सरकार ने बल से हल की जाने वाली एक कानूनी समस्या देखी। कई कैलिफोर्निया वासियों ने एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हकीकत को एक ऐसे प्रशासन द्वारा रौंदा जाता देखा जो इसे न तो समझता था और न ही सम्मान करता था। अतीत, जैसा कि पता चलता है, कभी वास्तव में अतीत नहीं होता। जब विरोध प्रदर्शन भड़के तो राजनीतिक लड़ाई तेजी से राज्य स्तर के मुद्दे से एक राष्ट्रीय तमाशे में बदल गई, जिसे दो आदमियों ने दर्शाया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम। ये एक क्लासिक टकराव था। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जिन्होंने अमेरिका फर्स्ट इमिग्रेशन पर सख्त रुख पर अपना राजनीतिक ब्रांड बनाया है। उनके नजरिए से कैलिफोर्निया एक रोग राज्य था, जो खुले तौर पर संघीय कानून की अवहेलना कर रहा था और तथाकथित अवैध प्रवासियों को शरण दे रहा था। उन्होंने लॉस एंजल्स में अराजकता को अपनी नीतियों का परिणाम नहीं माना, बल्कि इसका सबूत माना कि राज्य का उदारवादी नेतृत्व विफल हो रहा था और कानून और व्यवस्था के लिए संघीय हस्तक्षेप न केवल जायज था, बल्कि जरूरी भी था। एक ऐसे कदम में जिसने किसी को भी हैरान नहीं किया, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया और एयरवेव्स का सहारा लिया, धमकी दी कि अगर गवर्नर न्यूसोम और लॉस एंजल्स के मेयर स्थिति को संभाल नहीं पाए तो संघीय सरकार को भेज देंगे। फिर उन्होंने उस धमकी को पूरा किया। शहर में 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस का बयान साफ था, यह व्यवस्था बहाल करने और इमिग्रेशन कानून को लागू करने के बारे में था, जहां राज्य विफल रहा था।
ट्रंप और उनके समर्थकों के लिए यह मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन था, एक ऐसा राष्ट्रपति जो एक उदारवादी एन्क्लेव को राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करने की अनुमति नहीं दे रहा था। यह एक पावर प्ले था, शुद्ध और सरल। इस राजनीतिक अखाड़े के दूसरी तरफ गवर्नर गेविन न्यूसोम खड़े थे, एक प्रगतिशील डेमोक्रेट जो एक ऐसे राज्य का शासन करते हैं जो खुद को ट्रंप प्रशासन के प्रतिरोध के दिल के रूप में स्थापित करता है। न्यूसोम ने तुरंत पलटवार किया, नेशनल गार्ड की तैनाती को उकसावे का एक जानबूझकर किया गया कार्य और एक सिनिकल राजनीतिक नाटक बताया। उन्होंने तर्क दिया कि अशांति राष्ट्रपति की अपनी क्रूर और विभाजनकारी नीतियों का सीधा परिणाम थी। न्यूसोम का रुख था कि यह कोई कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं था जिसे कैलिफोर्निया संभाल नहीं सकता था। यह व्हाइट हाउस द्वारा राजनीतिक अंक हासिल करने और एक ऐसे राज्य को डराने के लिए बनाया गया संकट था जिसने उसके एजेंडे से असहमत होने की हिम्मत की थी। यह टकराव सिर्फ एक व्यक्तिगत झगड़े से कहीं ज्यादा है। यह आज अमेरिकी राजनीति में गहरी खाई को दर्शाता है। यह संघीय सरकार के अधिकार बनाम राज्यों के अधिकार है, एक ऐसी बहस जो देश जितना ही पुरानी है। ट्रंप के कार्यों को उन लोगों ने सराहा जो संघीय कानून के मजबूत केंद्रीकृत प्रवर्तन में विश्वास करते हैं, खासकर इमिग्रेशन पर। न्यूसोम के विरोध को उन लोगों ने सराहा जो मानते हैं कि राज्यों को अपनी नीतियां निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए जो उनके स्थानीय मूल्यों को दर्शाती हैं, और इमिग्रेशन के प्रति एक करुणामय दृष्टिकोण कमजोरी का संकेत नहीं है बल्कि ताकत का है। लॉस एंजल्स के लोग इस उच्च दांव वाले राजनीतिक युद्ध के बीच में फंस गए थे। उनका जीवन और उनका शहर युद्ध का मैदान बन गया था। विरोध, राजनीति और इतिहास की परतों को हटाकर देखें तो आपको इस बात पर एक बुनियादी असहमति मिलेगी कि न्याय का क्या मतलब है। एक तरफ के लिए यह पूरी स्थिति सीधी है, यह कानून के शासन के बारे में है। आईसी छापों के समर्थक तर्क देते हैं कि एक ऐसा देश जो अपनी सीमाओं को नियंत्रित नहीं करता वह देश ही नहीं है। वे बताते हैं कि बिना अनुमति के देश में प्रवेश करना कानून के खिलाफ है और किसी भी अन्य कानून की तरह इसे बिना भावना या अपवाद के लागू किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आईसी एजेंट बस अपना काम कर रहे हैं, एक मुश्किल लेकिन जरूरी काम जो देश की कानूनी व्यवस्था की अखंडता बनाए रखने के लिए है। विरोध प्रदर्शन और हिंसा, वे तर्क देते हैं, वैध कानून प्रवर्तन के प्रति एक अस्वीकार्य प्रतिक्रिया है। यह दृष्टिकोण मानता है कि करुणा अच्छी है लेकिन यह व्यवस्था और सुरक्षा की कीमत पर नहीं आ सकती। समर्थक अक्सर इस बात से निराशा व्यक्त करते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को छूट मिलती है जबकि नागरिकों से हर नियम का पालन करने की उम्मीद की जाती है। वे सामाजिक सेवाओं, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवा पर पड़ने वाले दबाव के बारे में चिंतित हैं और वे सख्त आप्रवासन प्रवर्तन को राष्ट्रीय संसाधनों का प्रबंधन करने और कानूनी निवासियों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखते हैं। उनके लिए अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट शब्द इलीगल एलियन के लिए एक राजनीतिक रूप से सही यूफेमिज्म है और बिना अनुमति के देश में होने का कार्य एक चल रहा अपराध है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए, भले ही कोई वहां कितने समय से रह रहा हो या समुदाय से उसके संबंध हो। इस खाई के दूसरी तरफ छापों को कानून के रूप में नहीं बल्कि उत्पीड़न के रूप में देखा जाता है। आलोचक तर्क देते हैं कि आप्रवासन कानून जटिल, अक्सर अन्यायपूर्ण और मानवता की सांस लेने वाली कमी के साथ लागू होता है। वे इन कार्यों को क्रूर, राज्य अनुमोदित अभियानों के रूप में देखते हैं जो परिवारों को आतंकित करते हैं और समुदायों को अस्थिर करते हैं। उनका मानना है कि इनमें से कई व्यक्ति हिंसा और गरीबी से भाग रहे हैं और वे अर्थव्यवस्था और संस्कृति में जितना लेते हैं उससे कहीं ज्यादा योगदान करते हैं। उनके लिए साथी इंसानों के साथ गरिमा और करुणा के साथ व्यवहार करने का नैतिक कानून कानून के ठंडे प्रशासनिक पत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, खासकर जब वह कानून बच्चों को उनके माता पिता से अलग करने का कारण बनता है। यह दृष्टिकोण इस विचार का समर्थन करता है कि किसी व्यक्ति की मानवता उसके कानूनी दर्जे से परिभाषित नहीं होती है। प्रवासियों के पैरोकार छापों और उसके बाद की सरकारी प्रतिक्रिया को मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हैं। वे तर्क देते हैं कि एक सच्चा न्यायपूर्ण समाज करुणा और निर्वासन के बजाय एकीकरण को प्राथमिकता देना चाहिए। वे कानून के शासन के तर्क को एक सुविधाजनक ढाल के रूप में देखते हैं जिसका उपयोग उन नीतियों को सही ठहराने के लिए किया जाता है जो अपने मूल में नस्लवादी और xenophobic हैं। यह व्यवस्था बनाम अराजकता के बारे में नहीं है। वे कहते हैं यह न्याय बनाम अन्याय के बारे में है, एक राष्ट्र के बारे में है जो अपनी बाढ़ से या अपनी खुली बाहों से परिभाषित होने का चुनाव करता है।
और इन दो गहरी मान्यताओं के बीच बहुत कम मध्य मार्ग लगता है। जैसा कि आधुनिक अमेरिका में हर चीज के साथ होता है, लॉस एंजल्स के बारे में आपने जो कहानी सुनी वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती थी कि आप कौन सा चैनल देख रहे थे या कौन सी वेबसाइट पढ़ रहे थे। घटनाओं का मीडिया कवरेज राजनीति जितना ही ध्रुवीकृत था, विभाजन इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे लोग दो पूरी तरह से अलग घटनाओं को देख रहे थे। मीडिया परिदृश्य के एक तरफ मुख्य रूप से रूढ़िवादी समाचार आउटलेट्स पर कहानी अराजकता और कानून विहीन भीड़ द्वारा घेरे गए एक शहर की थी। ध्यान पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों की हिंसा और स्थानीय सरकार की कमजोरी पर केंद्रित था। इन आउटलेट्स ने सबसे नाटकीय फुटेज के अंतहीन लूप प्रसारित किए, जलती हुई कारें, जलाए जा रहे अमेरिकी झंडे और गुस्से में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते हुए। रिपोर्टर और टिप्पणीकार इस कहानी को नागरिक व्यवस्था के टूटने के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, जो सीधे लॉस एंजल्स की सैंक्चुअरी सिटी नीतियों के कारण हुआ था। प्रदर्शनकारियों को अक्सर दंगाई, ठग या एनार्कीवादी कहा जाता था, जो अवैध प्रवासियों का समर्थन कर रहे थे। आईसी छापों को खुद आवश्यक और वीर पुलिस कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया गया था और राष्ट्रपति ट्रंप के नेशनल गार्ड भेजने के फैसले को शांति बहाल करने के लिए एक निर्णायक कदम के रूप में चित्रित किया गया था, जहां स्थानीय डेमोक्रेटिक नेता विफल रहे थे। संदेश स्पष्ट था, ऐसा तब होता है जब आप अपराधियों को लाड प्यार करते हैं और संघीय कानून की अवहेलना करते हैं। इस बीच मीडिया स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ उदारवादी झुकाव वाले आउटलेट्स ने एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश की। उनकी कहानी आईसीई छापों की मानवीय कीमत और प्रभावित आप्रवासी परिवारों की दुर्दशा पर केंद्रित थी। उनका कवरेज रोते हुए बच्चों, डरे हुए माता-पिता और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के दिल दहला देने वाले साक्षात्कारों से भरा था, जिन्होंने छापों को राज्य प्रायोजित आतंक बताया। प्रदर्शनकारियों को कमजोर लोगों के साथ एकजुटता में खड़े प्रदर्शनकारियों या कार्यकर्ताओं के रूप में चित्रित किया गया था और उनके गुस्से को एक अन्यायपूर्ण सरकारी नीति के प्रति एक धर्मी प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हिंसा हालांकि कभी-कभी स्वीकार की जाती थी, अक्सर कम करके आंका जाता था या राज्य के उकसावे के लिए एक हताश प्रतिक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता था। यहाँ ध्यान गवर्नर न्यूसोम और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच राजनीतिक लड़ाई पर था, जिसमें न्यूसोम को कैलिफोर्नियाई मूल्यों के रक्षक और ट्रंप को एक सत्तावादी विरोधी के रूप में दर्शाया गया था। नेशनल गार्ड की तैनाती को शांति स्थापना मिशन के रूप में नहीं, बल्कि एक खतरनाक वृद्धि और एक राजनीतिक स्टंट के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इस कवरेज का उद्देश्य प्रवासियों के लिए सहानुभूति और प्रशासन की नीतियों के प्रति आक्रोश पैदा करना था। इस मीडिया विभाजन का परिणाम यह है कि अमेरिकी सिर्फ समाधान पर असहमत नहीं है, उन्हें समस्या के बारे में पूरी तरह से अलग-अलग तथ्य परोसे जा रहे हैं। कोई साझा वास्तविकता नहीं है, केवल पक्षपातपूर्ण मेगाफोन के माध्यम से चिल्लाए गए प्रतिस्पर्धी आख्यान हैं। आखिर में लॉस एंजल्स की सड़कों पर लगी आग कुछ इमिग्रेशन छापों से कहीं ज्यादा है। यह घटना अमेरिका की आत्मा के लिए चल रहे एक गहरे, अधिक गहन संघर्ष का लक्षण है। इसने राष्ट्रीय बातचीत को खोल दिया है, जिससे लोगों को असहज सवालों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि वे कौन हैं और वे अपने देश को कैसा चाहते हैं। क्या अमेरिका अपने कानूनों से परिभाषित एक राष्ट्र है, एक कठोर संहिता जिसे व्यवस्था और संप्रभुता बनाए रखने के लिए हर कीमत पर लागू किया जाना चाहिए, या यह अपने आदर्शों से परिभाषित एक राष्ट्र है, सभी के लिए शरण और अवसर का वादा, तब भी जब यह अव्यवस्थित और जटिल हो? लॉस एंजल्स में टकराव दिखाता है कि देश इन दो पहचानों के बीच हिंसक रूप से बंटा हुआ है। यह इतिहास और वर्तमान के बीच की लड़ाई भी है। यह कैलिफोर्निया के मेक्सिको के साथ लंबे, उलझे हुए इतिहास और एक बहुसांस्कृतिक अभयारण्य के रूप में इसकी पहचान को एक वर्तमान राजनीतिक आंदोलन के खिलाफ खड़ा करता है, जो अमेरिका का एक अधिक सजातीय, सीमाबद्ध और नियंत्रित संस्करण चाहता है। क्या प्रवासियों द्वारा निर्मित एक राष्ट्र ऐसी भूमि पर जो कभी अन्य राष्ट्रों का घर थी, कभी वास्तव में अपने दरवाजे बंद कर सकता है? लॉस एंजल्स के दृश्य बताते हैं कि ऐसा करने का कोई भी प्रयास भयंकर प्रतिरोध से मिलेगा, न केवल नए आने वालों से, बल्कि लाखों नागरिकों से भी जो उस इतिहास को अपनी पहचान का मूल मानते हैं। यह सिर्फ नीति नहीं है, यह व्यक्तिगत है। घटनाएं सार्वजनिक नीति में करुणा के बहुत अर्थ के साथ एक टकराव पैदा करती हैं। एक पक्ष तर्क देता है कि सच्ची करुणा देश के कानूनी नागरिकों के लिए है, उनकी नौकरियों, सुरक्षा और कानून के शासन की रक्षा करना, जो उनके समाज को रेखांकित करता है।
दूसरा पक्ष तर्क देता है कि सच्ची करुणा सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, चाहे उनके कागजात कुछ भी हों, और एक राष्ट्र की महानता इस बात से मापी जाती है कि वह अपने दरवाजे पर अजनबी के साथ कैसा व्यवहार करता है। लॉस एंजल्स में संघीय सरकार के कार्य पूर्व के लिए एक निर्णायक विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शहर की उग्र प्रतिक्रिया बाद के लिए एक भावुक अपील का प्रतिनिधित्व करती है। तो जैसे ही लॉस एंजल्स में धुआं साफ होता है, अभी के लिए हम लटकते हुए कठिन सवालों के साथ रह जाते हैं। क्या यह भयंकर बहस वास्तव में आप्रवासन के बारे में है, या क्या यह सिर्फ वह अखाड़ा है जहां एक बहुत बड़ा अमेरिकी संघर्ष लड़ा जा रहा है? क्या एक ऐसा रास्ता खोजना संभव है जो कानून के शासन और मानवीय करुणा की पुकार दोनों का सम्मान करे? संयुक्त राज्य अमेरिका की भविष्य की दिशा इस बात से निर्धारित नहीं हो सकती है कि अगला चुनाव कौन जीतता है, बल्कि इस बात से कि देश इन सवालों का जवाब कैसे देना चुनता है। लॉस एंजल्स में जो हुआ वह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह खुद से युद्ध में एक राष्ट्र के दिल की एक झलक थी।